नमस्कार, मैं विजय विश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी को गुड इवनिंग। इससे पहले हम पढ़े थे मारवाड़ की हम बात कर चुके थे। राजस्थान में राजपूताना में हम मारवाड़ को एक सीरीज में पढ़ रहे थे और उसमें हमने मारवाड़ में लास्ट हनुमंत सिंह तक बात कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे और हमने शुरू भी किया था बीकानेर का राठौड़ वंश है, तो चलो अपने शुरू से इसको देखेंगे। बीकानेर में राठौड़ वंश, बीकानेर में राठौड़ वंश। तो देखिएगा कहानी हम शुरू कर रहे हैं साहब बीकानेर। बीकानेर का इतिहास हम पढ़ते हैं तो यहाँ राजपूतों में हमें राठौड़ का इतिहास आता है, राठौड़ वंश का इतिहास पढ़ने को मिलता है। देखिएगा जो बीकानेर है वो राव बीका पर ही बसा हुआ है। बीका अर्थात राव बीका। राव बीका को क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। बीकानेर का संस्थापक कौन है? राव बीका है। लेकिन इससे पहले राव बीका के सामान्य परिचय की ओर हम बढ़ते हैं कि राव बीका के पिता कौन थे? राव जोधा थे। और राव बीका की माता का नाम क्या था? नौरंगदे था। और दादी का नाम कोड़मदे था। और दादाजी का नाम था रणमल राठौड़। ये इनका एक पारिवारिक संबंध था। साहब ये जोधपुर की तरफ से इधर आए हैं। 1465 का हम समय लेते हैं और 1504 तक हम पढ़ते हैं। तो राव बीका को ही हम बीकानेर क्षेत्र में जांगल प्रदेश में हम पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि राव बीका है, राव बीका बीकानेर की तरफ ही क्यों आए? उत्तरी राजस्थान जांगल प्रदेश में ही क्यों आए थे? ये जोधपुर के शासक क्यों नहीं बने? क्योंकि राव जोधा के सबसे बड़े बेटे थे, फिर भी ये मारवाड़ के शासक क्यों नहीं बने? तो उसी कहानी में दो तीन ऐसे मोड़ हैं जिनको अलग अलग इतिहासकार अपनी बात को सिद्ध करते हुए मानते हैं कि राव बीका इस कांड से नाराज हो गए थे। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एक जसमादे नाम की राव जोधा की पत्नी था, उसका राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण उसने अपने पुत्र सांकलदेव को वहां पर क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी घोषित करवाया और वहां राव बीका को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। आगे चलकर राव जोधा के आग्रह पर ये जांगल प्रदेश की ओर आते हैं और समय था 1465 ईस्वी का। 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की नींव पड़ जाती है साहब। लेकिन बीकानेर नगर की स्थापना थोड़े समय बाद में 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को बीकानेर नगर की अखा तीज के दिन क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। लेकिन चलते हैं इससे पहले हम आगे देखिएगा, इसको अपने क्या बोलते हैं? राव बीका को अपने संस्थापक बोलते हैं और बीकानेर के जो राठौड़ है उनका हम क्या बोलते हैं? आदि पुरुष के रूप में हम जानते हैं। देखिएगा ये उत्तरी राजस्थान का जो अगर हिस्से की हम बात करेंगे तो इसी हिस्से के अंदर इसने क्या किया था? इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? जांगल प्रदेश। उत्तरी और पूर्वी जो हिस्सा था उस टाइम में उसको किस नाम से जानते थे? जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। और इसी जांगल प्रदेश में एक बावड़ी थी और उसी बावड़ी का नाम है कोड़मदे की बावड़ी। क्या नाम आता है साहब? तो वो कोड़मदे ने बनाई थी, तो इसको बोलते हैं कोड़मदेसर की बावड़ी। क्या मानते हैं इसको? कोड़मदेसर की बावड़ी। कोड़मदेसर की बावड़ी कौन से क्षेत्र में थी? तो जांगल प्रदेश के अंदर थी। और इसी कोड़मदेसर की बावड़ी जो कोड़मदे ने अर्थात राव बीका की दादी जी ने बनाई थी। ये जाट बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था जांगल प्रदेश में। हम देखें तो ये जाटों का बाहुल्य क्षेत्र के अंदर हुआ करता था। जब राव बीका यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जाटों ने सहमति जताई थी राव बीका को अपना नेता चुनने की और उसको मारवाड़ घराने का संबंध था राव बीका का। तो निश्चित तौर से जाटों ने अपना क्या माना था? नेता माना था राव बीका को। तो राव बीका अपने साथ में जो मंडोर से लाई हुई एक भैरव जी की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? अपने कुल देवता एक भैरव की जो मूर्ति थी उसी भैरव की मूर्ति की स्थापना इधर ही की। यानी इस मूर्ति की स्थापना किसमें की थी? कोड़मदेसर की जो बावड़ी है इसी के किनारे। और इसको क्या बनाया था? अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। इसको क्या बनाया था? अपना प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। या हम कह सकते हैं राव बीका ने जांगल प्रदेश में जो राजनीति की जो शुरुआत की है वो कौन से क्षेत्र से की है? वो इस जांगल प्रदेश से ही की है। अब आगे चलते हैं साहब। अब आगे एक समय आता है 12 अप्रैल का। कितना अप्रैल है भाई? 12 अप्रैल 1488। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को अगर शताब्दी में कन्वर्ट करते हो तो कौन सी शताब्दी बनती है साहब? तो ये बनती है 15वीं शताब्दी में। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को बीकानेर नगर की नींव रखी जाती है। लेकिन इसी दिन एक पर्व भी था, उस पर्व का नाम आता है आखा
तीज। उस पर्व का नाम क्या है साहब? आखा तीज के दिन बीकानेर नगर की स्थापना की। तो आखा तीज को दिन जो बीकानेर का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बीकानेर का जो स्थापना वर्ष है, बीकानेर का स्थापना वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आखा तीज के दिन ही इस राती घाटी थी, राती घाटी पर इसकी नींव रखी गई थी। यानी जो बीकानेर नगर है, याद रखिएगा, राव भीका ने अपने नाम पर बीकानेर जो नगर है, बीकानेर नगर की स्थापना होती है, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1488 आखा तीज के दिन। लेकिन एक घाटी पड़ती है, उस घाटी का नाम क्या है साहब? उस घाटी का नाम है राती घाटी। कौन सी घाटी है भाई? राती घाटी। कई बार एग्जाम में प्रश्न सीधा ही पूछ लेते हैं, बीकानेर नगर की स्थापना किस घाटी पर हुई थी? नीली घाटी, पीली घाटी, लाल घाटी, राती घाटी। तो वहां थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं? राती घाटी कहते हैं। और राती घाटी एक तिराहा पर पड़ती है। एक तिराहा का मतलब तीन रास्ते जहां आपस में काटते हैं उसको हम तिराहा कहते हैं। और एक देखिए तीन रास्ते कौन कौन से थे? एक रास्ता अजमेर की तरफ से, और एक रास्ता अगर हम देखेंगे तो नागौर की तरफ से, और एक रास्ता था वो मुल्तान की। अजमेर, नागौर और मुल्तान जो था वो तिराहे जहां कट करते हैं वो एक घाटी को क्रॉस करते हैं। तो वो घाटी कौन सी थी? राती घाटी में बीकानेर नगर की स्थापना होती है 1488 में। लेकिन आप ये भी जानते हो कि 14 मई 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना होती है, वो भी 15वीं शताब्दी थी, और ये भी 15वीं शताब्दी है। यहाँ 1488 है और वहां 1559 था। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब राव विका, लेकिन राव विका का जो वैवाहिक संबंध बनता है, राव विका का जो वैवाहिक संबंध बनता है वो पुगल की तरफ बनता है, और यहीं पर रंगदे नाम की इसकी एक पत्नी होती है, वो पुंगल क्षेत्र से एक राजकुमारी के साथ राव बीका का वैवाहिक जीवन शुरू होता है। और अगर समय की बात करें हम, 1465 से लेकर 1504 तक का टाइम राव बीका का था बीकानेर में। लेकिन यहाँ पर भी करणी माँ का आशीर्वाद रहता है, करणी माँ का यहाँ पर इनके साथ में आशीर्वाद बना रहा था। लेकिन करणी माँ ने राव जोधा से भी ये बात कही थी कि राव बीका है ये बहुत ही भाग्यशाली पुत्र है, ये बहुत बड़ा नाम कमाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर जो यहाँ करणी दे हैं, यानी वैसे तो देखा जाए राठौड़ों की कुल देवी ऑल ओवर हम देखते हैं तो वो कौन सी है? नागणची माता या चक्रेश्वरी माता है। अगर पर्सनली बीकानेर से प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसका स्थान कौन ले लेती हैं? वो करणी दे, या इसको रिद्धिबाई भी कहते हैं, करणी माता। तो करणी माता का यहाँ पर क्या होता है? बीकानेर के राठौड़ों के लिए बहुत बड़ा संबंध माना जाता है। और आगे चलकर ये इनके इष्ट देवी के रूप में, ये इनके आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती हैं। सबसे ज्यादा बीकानेर में जिस देवी की पूजा होती है राठौड़ों के लिए वो कौन सी है? करणी माता। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, करणी माँ इन लोगों की क्या मानी जाती है, आगे चलकर कुल देवी का स्थान बना लेती हैं। अब साहब हम देखेंगे राव बीका की आगे चलकर मृत्यु 1504 में हो गई। फिर एक आधा साल के लिए नरा नाम का व्यक्ति यहाँ शासक बनता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में अगर हम देखेंगे आगे तो राव लूणकरण का यहाँ बात शुरू होती है। एक बहुत ही दानशील, एक वीर योद्धा जिसका नाम है राव लूणकरण। तो लूणकरण का जो समय है साहब वो 1504 से 5 से शुरू होता है और 1526 तक का टाइम है वो किसका समय माना जाता है? राव लूणकरण का। तो अगली कड़ी में हम इसमें देखेंगे साहब राव लूणकरण। किसको देखेंगे हम? राव लूणकरण के बारे में हम आगे इसमें देखें तो 1505 से लेकर 1526। देखो ये इसको राउंड कर लीजिएगा। 1526 का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है भारतीय इतिहास में। आप सब जानते हो कि 21 अप्रैल 1526 का अगर हम इतिहास देखेंगे तो क्या होता है? भारत के इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है और मुगलों की भारत के अंदर नींव पड़ जाती है और लोधी वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ये इब्राहिम लोधी का नाम सुना होगा आपने। तो वो टाइम था कि भारत के अंदर मुगलों की एंट्री आ रही है और इससे थोड़ा सा पहले हमारे राव लूणकरण की क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। 20-22 दिन पहले पानीपत के युद्ध से हमारे राव लूणकरण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन राजस्थान के बीकानेर के इतिहास में राव लूणकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है और एक बहुत ही अच्छा बीकानेर क्षेत्र में एक नगर की स्थापना करते हैं जिसको हम लूणकंसर के नाम से जानते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा
लूण कंसर, जो करनसर आज एक तहसील का रूप ले चुका है, लूण कंसर नगर की जो स्थापना है 16वीं शताब्दी में की गई थी। कौन सी शताब्दी में की गई है? 16वीं शताब्दी के अंदर लूण कंसर नगर की स्थापना की गई है। लेकिन याद रखिएगा, आज हम इसकी तुलना गुजरात के राजकोट से करते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से कि लूण कंसर को राजस्थान का हम राजकोट कहते हैं। राजकोट क्या है? राजकोट गुजरात का एक शहर है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मूंगफली का उत्पादन गुजरात में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी हमें मूंगफली का उत्पादन जो सर्वाधिक मात्रा में होता है वो कौन से क्षेत्र में होता है? लूण कंसर में। इसलिए लूण कंसर और राजकोट की आपस में क्या होती है? तुलना होती है। तो राजकोट की संज्ञा राजस्थान में किस शहर को दी जाती है साहब? तो इसका मतलब लूण कंसर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम देखिएगा हमारा जो राजा राव लूणकरण है, इसकी एक पुत्री के बारे में भी चर्चा होती है और उसका नाम है बालाबाई। उसका नाम क्या है साहब? बालाबाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बालाबाई का विवाह होगा वो हमारे जयपुर में होगा। जयपुर बोले तो उस समय जयपुर नगर तो नहीं है, लेकिन जयपुर से पहले हम उसे आमेर के नाम से जानते थे। आमेर राज्य कछवाओं का राज्य था। तो थोड़ा सा पड़ोसी राज्य की हम भी चर्चा कर लेते हैं। इसका मतलब है इसके पड़ोस में एक राज्य है, उसका नाम क्या है? आमेर। और आमेर में इस समय कौन सा राजवंश है? कछवाड़ राजवंश है। और कछवाड़ राजवंश का एक राजा है जिसका नाम आता है पृथ्वीराज कछवा। क्या नाम आता है भाई? पृथ्वीराज कछवा। ठीक है। अब यहां क्या होता है साहब? बीकानेर के राजा राव लूणकरण ने अपनी पुत्री का विवाह इस राजा से कर दिया। इसका मतलब है कि इस बालाबाई का जो विवाह है वो किससे हो जाता है? पृथ्वीराज कछवा से। आप ये भी जानते होंगे कि बालाबाई का विवाह के बाद में आमेर के महलों में एक बालाबाई की साल बनाई जाती है। बालाबाई की साल आपको ये पढ़ने को मिलेगा, या इसको बालाबाई का जो महल है उसके बारे में अगर पढ़ने को मिलेगा तो वो निश्चित रूप से आमेर ही होगा, क्योंकि बीकानेर की राठौड़ राजकुमारी राव लूणकरण की पुत्री जिसका विवाह होता है हमारे आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवा से, इसकी शादी होती है। और यही बालाबाई आगे चलकर वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो जाती है। और यहाँ कृष्ण पेहारी का भी नाम हमें जुड़ जाता है। रामानुज संप्रदाय की बात होती है। तमाम बातें हम आमेर में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे इन चीजों को, लेकिन आपको एक ही शब्द में याद रखना है, राव लूणकरण के समकालीन। इधर देखेंगे तो लगभग कौन था? उसका नाम आता है पृथ्वीराज कछवा। इसने अपनी लड़की का क्या किया था? वहां पर विवाह किया था। और यही वो पृथ्वीराज कछवा है जिसकी रियासत जानी जाती है 12 कोटड़ी के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? इसकी 12 कोटड़ी। इसके राज्य को किस नाम से जाना गया था? आमेर रियासत को 12 कोटड़ी के नाम से पृथ्वीराज कछवा के समय में ही जाना गया। लेकिन हमें अभी पृथ्वीराज कछवा नहीं पढ़ना साहब, हम पढ़ रहे हैं राव लूणकरण। राव लूणकरण। अब इसमें देखिएगा, राव लूणकरण के बाद में हम आगे कहानी में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे राव जयसी। राव जयसी की बहन ही बालाबाई थी। अब इसमें एक बात और देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं साहब राव लूणकरण के बारे में। बहुत ही अच्छा दानशील राजा था, दानशीलता के लिए जाना जाता था। किसके लिए जाना जाता था? ये साहब दानशीलता के लिए जाना जाता था। और दानवीर कर्ण के साथ में इसकी क्या होती है? तुलना। तो इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आता है, इसको कहा गया है साहब कलयुग का कर्ण। इसको क्या कहा गया है? कलयुग का कर्ण। याद रखिएगा, ये लाइन एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुकी है। इसका मतलब है कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? राव लूणकरण को कहते हैं। और किसमें कहा गया है? ये करमचंद वंशोत्कीर्तनम। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है करम। उसका क्या नाम है? करमचंद वंशोत्कीर्तनम। किसमें कहा गया है? करमचंद वंशोत्कीर्तनम नामक ग्रंथ के अंदर इसको क्या कहा गया है? कलयुग का कर्ण। लेकिन ये ग्रंथ बहुत बाद में लिखा गया है, लेकिन इस राजा की दानवीरता के बारे में, इसके बारे में विस्तृत बताया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे इसमें देखिएगा, दानशीलता के लिए इसको क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण कहते हैं। लेकिन कुछ बातें हम इसके अभियान से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ इसने कुछ अभियान किए थे, उसमें लोद्रवा का एक अभियान रहता है
और उसके बाद में अगर देखेंगे तो एक अभियान है जिसका नाम है फतेहपुर का अभियान, फतेहपुर का अभियान। देखिएगा इसके बाद में एक इसका अभियान था वो साहब नागौर का अभियान है, और एक अभियान अगर हम देखेंगे तो इसमें आता है चायलवड़ा का भी अभियान सामने आता है। और इसके जीवन का जो अंतिम अभियान है वो नारनौल अभियान है। कौन सा अभियान है? नारनौल अभियान। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक समय आएगा 31 मार्च 1526, 31 मार्च 1526 ईस्वी का टाइम आएगा, और इसका जो आमना सामना होगा वो नारनौल के शेख अबा मीरा से होगा या अबी मीरा से होगा। ठीक है, ये आमना सामना उस व्यक्ति के साथ में नारनौल के एक व्यक्ति जिसका शेख नवाब अबी मीरा के साथ में होता है, और उस स्थान का नाम है डोसी नामक गांव था, वहां पर आमना सामना होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई राव लूणकरण की अगर मृत्यु होती है वो डोसी नामक गांव के युद्ध के अंदर होती है। ये इसके जीवन का अंतिम अभियान था। लेकिन इससे पहले देखिएगा इसने काफ़ी अभियान किए थे। अगर यहाँ हम देखेंगे तो वहाँ पर एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम आता है मान सिंह, स्वामी मान सिंह लोद्रवा का कोई शासक था। इसके खिलाफ इसने अभियान किया था और अपनी अधीनता के अंदर लाया था। इसका मतलब है कि बीकानेर का वह राठौड़ राजा जिसने डायरेक्ट यहाँ पर जो भाटी वर्ग के लोग थे उनको, तमाम जो लोग थे इसके खिलाफ लोग थे, उनको इसने टक्कर देने का काम किया था। जैसलमेर तक चला गया था ये। जैसलमेर में भी भाटी जेतसी नाम का कोई राजा है, भाटी शासक है वो, उसको भी इसने टक्कर दी थी। तो ये अभियान अगर हम देखेंगे ये 1509, 1512 और 1512-13 या इसको कहीं कहीं आपको 1515 ही मिल जाएगा। चायलवड़ा ये कहाँ पड़ता है साहब? चायलवड़ा का अभियान है वो नारनौल से पहले हो जाता है। ये जो हरियाणा है, हरियाणा के जो राजपूताना क्षेत्र टच करता था वहाँ का क्षेत्र इसको चायलवड़ा के नाम से जाना गया था, और वहाँ पर भी इसके अभियान रहते हैं। लेकिन इसके जीवन का जो अंतिम अभियान था वो 31 मार्च 1526 ईस्वी को होता है। लेकिन इससे पहले देखिएगा हमने लोद्रवा की बात की तो हमने वहाँ पर स्वामी मान सिंह के खिलाफ इसने 1509 में अभियान किया था। इसके बाद में देखिएगा 1512 ईस्वी के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ इसने कायम खानियों के, कायम जो खाने थे उनके खिलाफ इसने अभियान किया था। ये 2-3 अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। नागौर के अभियान की बात करेंगे तो ये लगभग 1513 और कहीं कहीं मिल जाएगा 15, ये मोहम्मद खां के खिलाफ इसने यहाँ किया था। तो ये कुछ इसके अभियान थे। और अंतिम अभियान में देखेंगे तो इसने किसके खिलाफ किया था? शेख अबी मीरा के खिलाफ किया था। तो इस प्रकार जो राव लूणकरण है उसने किस प्रकार से राठौड़ों वंश के जो मान मर्यादा या प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने का काम किया था, और साथ में ही बीकानेर राज्य की तरफ से इसने राठौड़ वंश को विस्तृत करने का काम किया, और बीकानेर के राठौड़ों की जो पावर है वो दिखाने का काम इसने जैसलमेर से लेकर हरियाणा तक करके दिखाया। इसका मतलब है कि राव बीका के बाद में अगर दूसरा महत्वपूर्ण राजा पूछा जाए तो उसका नाम है राव लूणकरण। तो राव लूणकरण का भी बीकानेर के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसने तमाम युद्ध किए, और युद्ध करते हुए वो 31 मार्च 1526 को डोसी नामक स्थान पे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भारत के इतिहास में बहुत बड़ा पल आने वाला था। 20-21 दिन बाद में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाएगा, लेकिन उस समय हमारे राव लूणकरण जिंदा नहीं थे। अब अगली कहानी में हम देखिएगा साहब, अब इसके बाद में राव लूणकरण के बाद में इसका बेटा क्या बनेगा? शासक बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि भाई इसके बाद में जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, एक लिस्ट अपडेट करवाई थी बीकानेर के राठौड़ों के बारे में, तो वो भी आप याद रख सकते हो। अब इसमें देखिएगा, अब हमें इसमें देखिएगा इसके बाद में जो राजा बनेगा उसका नाम है साहब राव जेतसी। इसके बाद में कौन आएगा? राव जेतसी। राव जेतसी का समय देखेंगे तो 1526 से लेकर 1541 का समय माना जाता है। इसका मतलब है बीकानेर के राजा राव जेतसी भी बीकानेर में तीसरे महत्वपूर्ण राजा के रूप में या ओहदे के रूप में अपना स्थान रखते हैं। लेकिन राव जेतसी ने क्या क्या कार्य किए वो हम आगे इसमें देखेंगे। 2-3 ऐसी घटनाएं हैं जो राव जेतसी के बारे में हमें पढ़नी चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि राव जेतसी के बारे में अगर हमें पढ़ना है,
राव जैसी के बारे में, तो इसके बारे में ग्रंथ है राव जेत्सिरो छंद, राव जेत्सिरो छंद। राव जेत्सिरो जो छंद है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा था बिठू सुजा ने। याद रखिएगा, वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथ भी लिखे जाते हैं या लिखे गए हैं, लेकिन उनमें से अगर देखेंगे राव जेत्सिरो जो छंद है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है अन्य ग्रंथों में। तो अब अपने इसमें आगे देखिएगा, राव जैसी की हम बात करेंगे तो इसका एक बेटा है, उसका नाम क्या है, कल्याणमल है। इसके एक पुत्र है, उसका क्या नाम है, कल्याणमल। इसका मतलब है राव जैसी के बाद में जो शासक बनेगा वो उसका पुत्र ही कल्याणमल बनेगा। लेकिन इस समय राव जैसी संकट में है और राव जैसी ने 2-3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं। अब चलते हैं उनकी तरफ अपने ध्यान देते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि इसका पुत्र कौन है, कल्याणमल है, क्योंकि कल्याणमल हमारे लिए विशेष महत्व रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब हम देखते हैं अभियान कि राव जैसी के खिलाफ अभियान होता है, तो हम कुछ घटनाएं लिख लेते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं जिनका संबंध राव जैसी से रहा है। और 1527 के बाद में मित्रों ध्यान रखिएगा 1534 ईस्वी है, और 1534 ईस्वी के बाद में याद रखिएगा 1541 ईस्वी, 1541, ये 3 महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना को इधर देखिएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ खानवा युद्ध। कौन सा युद्ध है भैया, खानवा युद्ध। ये ध्यान रखिएगा, खानवा युद्ध है वो होता है यहाँ 17 मार्च को होता है। कितने मार्च को होता है, 17 मार्च 1527 को ये लड़ा जाता है। और खानवा कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। वैसे तो हम खानवा अलग से पढ़ेंगे, मेवाड़ में पढ़ेंगे, मेवाड़ का चैप्टर है ये। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, 17 मार्च 1527 का दिन मुगलों की वास्तविक नींव का दिन है, मुगलों को भारत में वास्तविक स्थायित्व प्रदान करता है। लेकिन ये याद रखेंगे कि भाई ये युद्ध किन किन के बीच में होता है, ये युद्ध है किन किन के बीच में होता है। और ये युद्ध होता है मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, यानी राणा सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन इसी युद्ध में राणा सांगा ने पाती पर्वन के तहत राजस्थान के तमाम रियासतों को पत्र लिखा था कि ये हिंदू और मुसलमानों का युद्ध बन चुका था। मुस्लिम जिहाद का नारा दे रहे थे और राणा सांगा ने इसने कहा था कि हम सब हिंदू, हम सब राजस्थान राजपूताना को बचाने के लिए इस युद्ध के अंदर उतरने वाले हैं। ये मेरा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये हमारे आन बान और शान का युद्ध है। इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत द्वेष को भुलाते हुए तमाम रियासतों के राजा को इस एक ही झंडे के नीचे यानी राजपूताना के झंडे के नीचे एकत्रित होने के लिए बोल रहा हूं। और हम सब 17 मार्च 1527 को निर्धारित समय खानवा पहुंचेगा जो भरतपुर में पड़ता था इसी समय। लेकिन ध्यान रखिएगा इस युद्ध में बाबर की जीत होती है, लेकिन हम खानवा को तो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए इस युद्ध के अंदर हमारा बीकानेर का राजा कौन गया था, यही राजा इस समय कौन था, हमारा राव जैसी था। लेकिन राव जैसी का बेटा था इस समय कल्याणमल। इस समय कौन था, कल्याणमल उपस्थित होता है। साहब इस समय राजा कौन है, अगर शासक का प्रश्न पूछ लिया जाए खानवा युद्ध के समय बीकानेर का राजा कौन था, तो कल्याणमल नहीं था। उस समय कौन था, राव जैसी था। लेकिन इस समय ये क्या था, इस समय युवराज था बीकानेर का, आने वाला शासक था। और ये कहाँ उपस्थित हुआ था, ये खानवा युद्ध के अंदर उपस्थित हुआ था। लेकिन तमाम लोग यहाँ से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। लेकिन उसके बाद में देखिएगा हुमायूं का भाई जिसका नाम आता है कामरान, हुमायूं का भाई जिसका नाम आता है कामरान, और कामरान के साथ में राव जैसी का युद्ध हुआ था। और इसी समय इसका एक मंत्री था हमारे राव जैसी का, उसका नाम आता है भोजराज रूपावत। क्या नाम आता है, भोजराज रूपावत मंत्री राव जैसी का था। 1534 का समय था साहब, और इसी समय कामरान विजय हो जाता है। लेकिन उसी वर्ष राव जैसी ने पुनः बीकानेर पर कब्जा कर लिया कामरान को पराजित करते हुए। लेकिन इस समय आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस समय मंत्री कौन था राव जैसी का, तो उसका नाम आता है भोजराज रूपावत। किसका नाम आता है, भोजराज रूपावत का नाम आता है साहब। तो 1534 की घटना को याद रखिएगा। 1527 में खानवा युद्ध में राव जैसी ने अपने किस बेटे को भेजा था, उसका नाम है साहब कल्याणमल। लेकिन राव जैसी के मरने का समय आ गया था, राव जैसी के जीवन की अंतिम समय आ गया था साहब। वो टाइम कितना है, 1541 का है। तो अब अपने आगे थोड़ा सा इसमें देखें, 1541 के अंदर क्या होता है साहब, जोधपुर का इस समय घराना था जिसका नाम आता है मालदेव राठौड़। राजा इस समय रहे थे जोधपुर घराने में। तो अब
अब हम समझेंगे, अब हम डायरेक्ट लड़ाएंगे। किससे लड़ाएंगे? हम मालदेव से लड़ाएंगे साहब। इसका मतलब है इस समय जो मारवाड़ का शासक है, मारवाड़ का इस समय राजा कौन है? मालदेव राठौड़ है। मालदेव राठौड़ एक गांव में आता है, उसका नाम आता है फैबा, या कहीं कहीं लिखा होगा साहिबा, और ये टाइम है साहब 1541। अगर ऑप्शन में कहीं कहीं 41 नहीं तो 42 भी मिल सकता है। अगर दोनों ऑप्शन 41 और 42 आ गए तो उत्तर 41 ही दीजिएगा। अब आगे इसमें ध्यान दीजिएगा। अब इस समय राव जैसी का जो मंत्री था उसका नाम आता है नागराज। इसका मंत्री इस समय कौन था? नागराज को दौड़ाया था। इस समय जो सत्ता केंद्र सरकार यानी जो अफगानों की सरकार थी इस समय था शेर शाह सूरी। कौन था साहब? इस समय शेर शाह सूरी था, और शेर शाह सूरी के पास में मैसेज पहुंचाया था कि इस समय हमारे बीकानेर पर बहुत बड़ा संकट आ गया है साहब, और हमें मदद की जरूरत है। लेकिन शेर शाह सूरी समय पर सहायता नहीं कर सका था, और इस समय राव जैसी को हथियार उठाने पड़े। अपनी सेना को जैसे तैसे तैयार किया और सामने डटा था मालदेव राठौड़ के। तो मालदेव राठौड़ वो हशमत वाला राजा, शक्तिशाली राजा, मारवाड़ का सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला राजा, जिसके सामने राव जैसी की एक न चलने वाली थी। फिर भी राव जैसी ने हिम्मत करके वो एक गांव में आया था जिसका नाम है साहब पहेबा। साहिबा के युद्ध के अंदर आता है राव जैसी, और राव जैसी मालदेव राठौड़ के खिलाफ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब राव जैसी की मृत्यु हो गई, लेकिन इसका बेटा इस समय उसका नाम क्या है? कल्याणमल। लेकिन इसके बाद में काफी समय बाद में कल्याणमल राजा बनेगा। उस कहानी को अगली क्लास में हम करेंगे। लेकिन मालदेव राठौड़ ने बीकानेर पर अपने प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेवारी किसको दी थी? कुंपा को दी थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी हमारे राव जैसे के बारे में। तो राव जैसी से 2-3 बातों को आप ध्यान में रखिएगा। 1527 से 1534 और 1541 से पहेबा साहिबा का युद्ध मारवाड़ में जो एक हिस्से के अंदर लड़ा जाता है बीकानेर की सीमा के बीच में, लेकिन उसमें राव जैसी हमारे पराजित होते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 3 साल के लिए मालदेव का अधिकार हो जाता है बीकानेर पर। और अगली क्लास के अंदर हम देखते हैं किस प्रकार मालदेव को पराजित करेंगे राव कल्याणमल, और किसकी सहायता से करेगा, ये हम अगली क्लास के अंदर इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले आप बढ़िया से इसको रिपीट कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप उनको डाल सकते हैं।